आदरणीय मित्रों, चिंतन मनन का ये विशेष सत्र जो सजेगा एक ऐसी शख्सियत से जो वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। 2018 में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में जो चयनित हुए और झारखंड कैडर जिन्हें आवंटित किया गया, विभिन्न प्रशासनिक एवं पुलिस पदों पर कार्य करते हुए कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा में जिनका प्रभावी योगदान रहा है। मई 2025 से जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए अपनी शानदार और पुरजोर जिम्मेदारी को निभाते हुए जिले वासियों को 365 दिन 24 घंटे कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हुए अपनी संकल्पित सेवाओं के साथ मंच पर पधार रहे हैं वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम श्री पीयूष पांडे जी। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिनकी कविताएं और कहानियां मैथिली और हिंदी पाठकों में काफी लोकप्रिय है। साहित्य रचना परंपरा में बहुत कुछ जोड़ने के साथ साथ नए विषयों का परिवर्तन करना सहज रूप में जिनकी आकर्षक शैली रही है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ज्योत्सना सम्मान, यात्री सम्मान, माहेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ पुरस्कार और शैलजा बाला सम्मान से विभूषित एक ऐसी शख्सियत जो दिल्ली उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है और आज हमारे बीच एक साहित्य विदुषी के रूप में जोरदार तालियों से मंच पर अभिनंदन सुश्री संस्कृति मिश्र का। चिंतन मनन का ये विशेष सत्र जिसे संचालित करने के लिए मैं कार्यक्रम समन्वयक जियादा के क्षेत्रीय उप निदेशक आदरणीय श्री दिनेश रंजन जी से आग्रह करूंगा। क्षमा चाहते हुए इस विशेष सत्र का संचालन करने के लिए मैं विशेष अनुरोध करूंगा आदरणीय रचना रश्मि जी और शिवांगी मैम से कि आप मंच पर पधारेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो मंच के इस सत्र के संचालन करता रचना रश्मि जी और शिवांगी मैम का। अंतर्राष्ट्रीय शिवनाथ हिंदी महोत्सव के द्वितीय दिवस पर उपस्थित अतिथिगण, वक्तागण, विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालय से आए प्रतिभागीगण और उनके प्रतिनिधियों को मेरा सादर नमस्कार और जोहार। आज का सत्र आज दूसरे दिन हम लोग एक चिंतन मनन सत्र से फिर अपने कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे बीच 3 दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में जो महारत हासिल रखते हैं, अपने कार्यों से जिनकी पहचान बनी है, वैसे लोग आज हमारे बीच हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इस मंच पर सुनने का मौका मिलेगा। सुरक्षा और व्यवस्था के 2 आधार स्तंभ आज हमारे साथ हैं जो हमारे लिए सेवा देते हैं, तो एक आम नागरिक चैन की नींद अपने घर में सो पाता है। हम जितनी अपनी नौकरी में अनुकूलता खोजते हैं, हमारे बीच जो प्रशासन के लोग आज मौजूद हैं
इनके जीवन में अनुकूल परिस्थिति कम और विषम परिस्थिति और प्रतिकूलता अधिक होती है। इनका सेवा ही एक चुनौती से भरा जीवन लेकर के आता है और ये इन्हीं चुनौतियों के साथ अपने सेवा कार्य को हमारे बीच पूरा करते हैं। पहले तो हम सभी इनके आभार व्यक्त करेंगे कि इस तरह से ये हमारे बीच सेवा दे रहे हैं कि हम अपने जीवन को सुचारू तरीके से अपने घर पर चला पाते हैं, अपने परिवार के बीच रह पाते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप दोनों सज्जन को मेरी ओर से धन्यवाद सर, सिद्धार्थ परिवार की ओर से धन्यवाद, मेरे विद्यार्थियों की तरफ से धन्यवाद कि आप लोग हैं तो हम लोग सुख की नींद अपने घर पर सो पाते हैं। दूसरी, हमारे बीच एक नारी शक्ति है जिनका लेखन उनकी पहचान बन चुका है और काफ़ी दूर से हमारे बीच आज इस चिंतन मनन सत्र में उपस्थित हुई हैं। महोदया, आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपना कीमती समय हमारे साथ साझा कर रही हैं। मैं इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम अपने एसएसपी महोदय से एक प्रश्न करना चाहूँगी कि सर, क्या प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग केवल संवैधानिक बाध्यता तक सीमित है या यह प्रशासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सहभागिता को वास्तविक रूप से सशक्त बनाती है? सर्वप्रथम नमस्कार। यहाँ पर श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, मंच पर जितने भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मेरा सुप्रभात। और आज हम इस पैनल डिस्कशन में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो आपने सवाल पूछा कि प्रशासनिक जो कार्य हैं उसमें हिंदी क्या एक बाध्यता है या एक पारदर्शी उसको बनाती है, सहभागिता बढ़ाती है? डेफिनेटली देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए संवाद का माध्यम होना बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी भी तरह का संवाद के लिए हमें एक भाषा चाहिए होती है, एक लैंग्वेज चाहिए होती है। चाहे वो लिखित माध्यम हो संवाद का, चाहे वो आपका मौखिक माध्यम हो, आपके विचार हों, आपकी नीतियाँ हों, आपके थॉट्स हों, आपके निर्णय हों, तो ये सारी चीज़ें किसी भाषा के माध्यम से ही हम लोग उसको परिलक्षित कर सकते हैं। तो उसके लिए हिंदी एक बहुत ही अच्छा और सरल और सुलभ और सशक्त माध्यम है, क्योंकि हमारे देश के अधिकतर जो नागरिक हैं वो हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलना जानते हैं। अगर आप दक्षिण भारत में भी बात करें तो वहाँ के भी कई जो हमारे नागरिक हैं वो हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं और हिंदी पढ़ते भी हैं। तो पूरे देश में अगर एक डोर की बात की जाए तो हिंदी अमंग ऑल लैंग्वेजेस, अमंग ऑल कल्चर, हिंदी हमारे देश को एक डोर में बांधती है। तो जब भी आप नागरिकों से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं, क्योंकि वो हिंदी में एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो जब हम अपनी नीतियों के बारे में उनको बता रहे होते हैं, हम एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक प्रशासन की नीयत क्या है, उसकी नीति क्या है, किसी भी स्कीम के बारे में बता रहे होते हैं, उसका कार्यान्वयन कैसे होगा, तो ये चीज़ अगर आप हिंदी में बताएंगे तो जो आम जन है वो एक जुड़ाव महसूस करेंगे। आप किसी और लैंग्वेज में बता सकते हैं, आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं। एक जो हम लोग हमारी एडवोकेट यहाँ पर हैं, जो एक लीगल लैंग्वेज भी होती है, अगर आप उसमें बताएंगे तो वो थोड़ा सा उसको समझने में एक क्लिष्टता आती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हिंदी शब्दों में किसी को समझा रहे हो तो बहुत आराम से समझ जाता है। तो मेरे ख्याल से कि प्रशासन और आम जनता को यदि जोड़ना है, उनको अपनी जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उनको वो बात समझाना है, तो हिंदी एक बहुत ही सरल माध्यम है। और इससे क्या होता है कि एक जुड़ाव की स्थिति भी रहती है, हम लोग एक सूत्र में रहते हैं, चाहे वो कोई आपातकालीन स्थिति हो, चाहे वो कोई रूटीन दिन हो, हर समय हिंदी हमेशा आपके लिए खड़ी है और आपको बांध के रखती है। तो मेरे ख्याल से ये कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक सशक्तिकरण का एक माध्यम है। बहुत सही कहा महोदय आपने, मैं भी आपसे सहमत हूँ कि प्रशासनिक सेवा में जो प्रशासन की जो कार्यशैली है, यदि वो आम नागरिक के लिए वो सहज हो तो उन्हें समझने में बड़ा सहयोग मिलता है और वो प्रशासन से जाकर अपनी कोई बात खुले मन से कह भी सकते हैं। एक झिझक और एक जो डर की भावना है वो कहीं ना कहीं नागरिक के मन से दूर होती है, तो वो कम से कम अपना संप्रेषण प्रशासन के साथ सही तरीके से कर पा रहे हैं। धन्यवाद महोदय।
मेरा अगला प्रश्न कर्नल सर से है। सर, केवल सर, भविष्य में प्रशासनिक एवं रक्षा संस्थानों में हिंदी को एक प्रभावी कार्यभाषा के रूप में सशक्त बनाने के लिए आप किन व्यवहारिक और संस्थागत प्रयासों को सबसे अधिक आवश्यक मानते हैं? अभी जो देश में हिंदी के ऊपर जो हम कार्य कर रहे हैं कि हर प्रशासन में, हर ऑफिस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाए, वो बहुत ही अच्छा एक कदम है। पर मैं चाहता हूँ कि अगर हमें इसको सक्सेस बनाना है तो हम लोगों को शुरू से ही, जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के ऊपर जोर देना होगा। क्योंकि जो हिंदी माध्यम वाले स्कूल हैं वो तो ठीक है, बट जो इंग्लिश स्कूल्स हैं उसमें हिंदी पर हमारा जोर कम रहता है। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं हिंदी से उनका जो मेल है, जब वो प्रशासनिक जैसे हमारी तरह वो आर्मी में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं और हिंदी का जो चल रहा है आजकल कि आपको हिंदी का इस्तेमाल ही करना है 90%, तो वो क्या उसको इस्तेमाल कर पाएंगे उस दौरान। तो हमें उस बेसिक रूट को देखना है कि जब हम स्कूल में पढ़ाई जो हमारा सिलेबस बना हुआ है उसके अंदर हिंदी का होना और उसका इस्तेमाल होना, केवल होना ही नहीं, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल होना ज़रूरी है। एटलीस्ट हिंदी भाषी जो स्टेट्स है उसमें। अब आप साउथ की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होगा, बट उनकी अपनी भाषा है तो वहाँ पर वो उस भाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप केंद्र सरकारी संस्थानों में अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं इस ऑफिशियल लैंग्वेज को, तो हमें अपने रूट्स को थोड़ा सा और बेहतर करना होगा। हिंदी को हम साइड लाइन लेके चलते हैं क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो 12 तक है मैंडेटरी, और हिंदी जो है 10 तक है। तो हमें हिंदी को 12 तक मैंडेटरी रखना चाहिए, और हो सके तो कॉलेज में भी एक छोटा सा सब्जेक्ट हिंदी का एज ए लैंग्वेज चलते रहना चाहिए, जिससे कि हम जब भी बाहर निकले वहाँ से किसी भी संस्था में जाए तो हम उसका इस्तेमाल बखूबी कर पाए। अभी जैसे मेरे लिए भी, मैं अभी तक डिफेंस में आर्मी के अंदर ही था, एनसीसी में आया, तो एनसीसी में यहाँ पर जोर है कि हिंदी भाषी पत्र लिखे जाए, तो हम कर तो लेते हैं, बट हमारा उस पर जो क्या कहते हैं कमांड है वो उतना नहीं है जितना इंग्लिश पे है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि नीचे से ही हम उसको लाएँ। तो ये और व्यवहार, तो अगर हम जिस स्टेट में हैं वहाँ पर हिंदी बोली जाती है तो ऑटोमेटिकली वो बोलने के लिए मौखिक की प्रॉब्लम नहीं है, लिखित हिंदी में हमारा फोकस होना चाहिए। लिखित को हम बच्चों के थ्रू कैसे improve कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत सही महोदय, ये बात बिल्कुल यथार्थ पे हम लोग रोज ही अपने कक्ष में देख पाते हैं। जब हम लोग कभी बच्चों के बीच में 34 बोलते हैं, 38 बोलते हैं, 48 कभी पूछते हैं मैडम ये 48 क्या होता है, इसको इंग्लिश में उन्हें बोलना पड़ता है ना, ये 48 होता है, ये 34 होता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें, जैसा कि आपने कहा कि 12वीं तक इसे मैंडेटरी होना चाहिए, वाकई यदि 12वीं तक रही तो बच्चों के जड़ों में हिंदी समाहित हो जाएगी और फिर उसे खुरच के भी निकाला नहीं जा सकता। बहुत सही। दोनों का इसमें भी कि न्यायिक प्रक्रिया, चूँकि आप एडवोकेट हैं, आपका इस क्षेत्र में अनुभव रहा है, तो मैं न्यायिक प्रक्रिया से आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि न्यायिक प्रक्रिया, बहस और दस्तावेजों में हिंदी के प्रयोग से आम नागरिक की न्याय तक पहुँच किस प्रकार अधिक सहज और लोकतांत्रिक बन सकती है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जहाँ तक आपने न्यायिक व्यवस्था में हिंदी की बात की, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रशासनिक हिंदी होती क्या है। प्रशासनिक हिंदी का जो मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य होता है वो ये होता है कि आम जनता तक जो संप्रेषणीयता है वो सीधे सरल और सहज शब्दों में की जाए, क्योंकि अगर हम क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जनता नहीं समझ पाएगी। और डायरेक्ट संप्रेषण होना चाहिए, बात व्यंजना में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम साहित्य में व्यंजना का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हम एक ही बात को घुमाकर व्यंजना के माध्यम से कह सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक भाषा में हमें जो पंक्तियाँ चुननी है वो ऐसे चुननी है कि जो बात कही जा रही है लिखी भी वही जाए, और जो लिखी जा रही है कहीं भी वही जाए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए।
अब आते हैं हम न्यायिक व्यवस्था में बात करने की। देखिए, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, हम राजस्थान और हरियाणा की बात करें, झारखंड की बात करें, एमपी की बात करें, तो इन राज्यों में जो मतलब लोअर कोर्ट्स में जिन्हें हम निचली अदालतें कहते हैं, वहाँ पर कार्यवाही के लिए हिंदी का ही प्रयोग होता है। और उसका मुख्य कारण ये होता है कि अगर हम हिंदी में कामकाज करते हैं न्यायालय में, तो जो हमारे क्लाइंट होते हैं उन तक हर चीज़ क्लियर रहती है। हम हाई कोर्ट आते हैं तो वहाँ पर हिंदी को बाध्य कर दिया जाता है, जबकि ऐसा कहीं भी लिखित रूप में नहीं है कि हाई कोर्ट में आप हिंदी में बहस नहीं कर सकते। वहाँ पर ऐसा कोई मेंशन क्लॉज नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल जो हिंदी की स्थिति देश में हो गई है वो बहुत दयनीय है। हम एक तरफ उसको प्रचार प्रसार की दृष्टि से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया में अभी भी बहुत बाधाएं आती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप बिल्कुल बहस हिंदी में नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश में ही आर्ग्यू करना होगा। तो ये दिक्कत है, क्योंकि होता क्या है कि अभी भी गांव में रहने वाला बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोग अपने मसलों को, मामलों को लेकर अदालतों तक जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि जो वकील उनकी तरफ से पक्ष रख रहा है वो कह क्या रहा है। और यही कारण है कि बहुत जगहों पर हम देखते हैं, लोग कह तो देते हैं कि डॉक्टर और वकील से हमें भगवान बचाए, लेकिन कारण यही है कि हमारी अज्ञानता, हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अगर हिंदी में अगर प्रशासनिक कार्रवाई होगी, न्यायालय कार्रवाई होगी, तो ये नौबत नहीं आई, क्योंकि क्लाइंट को पता होगा कि मेरा पक्ष रखा जा रहा है, किस प्रकार से रखा जा रहा है, मेरी बात कितनी कही जा रही है। तो ये समस्या अभी भी अदालतों में है। इसे सुधारने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और न्याय प्रणाली तीनों को साथ मिलकर काम करना होगा। बहुत सही। न्यायिक प्रक्रिया में जो एक समस्या है इंग्लिश को लेकर के, कि जो एक आम आदमी है, खास करके जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, उसके लिए ये मुकदमा लड़ा जा रहा है और उसे ही नहीं पता कि न्यायिक प्रक्रिया में हो क्या है। उसे केवल निर्णय सुना दिया जाता है, चाहे उसके सकारात्मक रूप में हो या नकारात्मक रूप में हो, उसे सिर्फ निर्णय सुनने को मिलता है। इसमें एक बात और जोड़ूंगी, जैसे कि बहुत कोर्ट्स में ऐसा होता है, जो लोअर कोर्ट्स है, वहाँ पर क्या होता है कि जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें निर्णय दिया जाता है। सपोज़ कि कहीं पर राजस्थानी तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हरियाणवी में या फिर एमपी चले जाइए तो गढ़वाली में, इन भाषाओं में भी जजमेंट की कॉपी दी जाती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में दिया जाता है। तो दिक्कत तो है, और इस दिक्कत से बचने का एकमात्र उपाय है कि हिंदी को न्यायालय के सभी स्तरों पर लागू किया जाए। इसके लिए अपनी तरफ से क्या सुझाव दे सकती है, कैसे ये लागू किया जाए? देखिए, इसमें व्यक्तिगत एक व्यक्ति के कहने से ना तो ये होगा, ना संभव है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का रूल हर जगह, हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स न्यायालयों में काम करते हैं, उन्हें इसकी पहल करनी चाहिए, और तभी इस समस्या का निवारण संभव है। हम मांग करें इस बात की, जब सरकार का गठन होता है, हम उस मैनिफेस्टो में इस चीज़ को शामिल करने की बात करें कि हमें न्यायालयीय स्तर पर हिंदी जो है सर्वोपरि रखनी होगी अंग्रेजी की अपेक्षा में। धन्यवाद महादेव। सर, आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और मेरा सादर नमस्कार। आप लोगों की जीवन सेवा और राष्ट्रीय कर्तव्य को देखते हुए मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। वर्दी अलग है पर संकल्प एक सा है, रक्षा हो या व्यवस्था, देश पहले यही धर्म है इनका। कोई सरहद पर खड़ा होकर वतन की नींव बचाता है, तो कोई शहर की गलियों में कानून बनकर सुरक्षा निभाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एसएसपी पीयूष सर, मेरा सवाल आपसे है, एक आईपीएस अधिकारी के रूप में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में आपके प्रत्यक्ष
प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए आपने अपने कार्यकाल में यह व्यवहारिक रूप से किस तरह महसूस किया है कि हिंदी में दिए गए आदेश, निर्देश और संवाद आम जनता व पुलिस तंत्र के बीच समझ, विश्वास, शीघ्र कार्रवाई को किस हद तक अधिक प्रभावी बना सकता है? जो आपने सवाल पूछा कि हिंदी का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो जो प्रशासनिक कार्रवाई को किस तरीके से वो प्रभावी बना सकता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, एज अ पुलिस ऑफिसर जब हम एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते हैं तो हमारी 3-4 कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले अपराध का जो अन्वेषण है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, विधि व्यवस्था संधारण, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ होती है प्रोटोकॉल ड्यूटीज़, और उसके बाद हमारी इमरजेंसी जो आपातकालीन परिस्थिति आती है उसमें हम लोग एक आपातकालीन सेवा के रूप में भी पुलिस काम करती है। वो एकदम अनफोर्सिंग होती है, आपको नहीं पता होता कि किस समय पे कैसी आपातकाल आ जाएगा। हमने विगत वर्षों में देखा, जब कोविड महामारी आई तो उसमें डॉक्टर्स के साथ पुलिस का भी काफ़ी रोल रहा, जबकि जब हमको प्रशिक्षण दिया जाता है, हमको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है, तो उसमें किसी महामारी से लड़ना या उस समय में हमको क्या करना है ये नहीं बताया गया था। तो समय समय पर जो हमारे कर्तव्य हैं वो इवॉल्व भी होते हैं। आवर ड्यूटीज आर इवॉल्विंग विद टाइम, और जैसे जैसे समय की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे चेंज हो रही है चीज़ें, क्राइम का पैटर्न चेंज हो रहा है, वैसे वैसे वो चीज़ें भी चेंज होती हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिंदी किस तरीके से हमारे काम को प्रभावी बना सकती है। तो अगर हम प्रोफाइलिंग करें तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल के साथ कहना चाहूँगा। जैसे कई लोगों को कॉल्स आते हैं, साइबर क्राइम के कॉल आते हैं, फेक कॉल आते हैं। आजकल हम लोगों ने डिजिटल अरेस्ट का नाम सुना है, ये सब चीज़ें हो रहे हैं। लोगों को फ़ोन आता है, लिंक्स आते हैं, जो साइबर अपराध हो रहे हैं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, वो हो रहा है, साइबर स्पेस में हो रहा है, फेक प्रोफाइल बना दी जा रही है। ये चीज़, इसको अगर आपको समझाना है तो आपके सामने, जैसे अभी मेरे सामने ये बच्चे बैठे हैं, तो मैं एकदम साइबर क्राइम के जो लीगल टर्म्स होते हैं उसमें समझाऊंगा कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विशिंग, दिस इज फिशिंग। तो ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या आके बोल गया, हमें समझ में नहीं आएगा। जब आप उनकी लैंग्वेज में वो जिस ऐप को यूज़ कर रहे हैं या वो जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज में आप उसको समझाएंगे कि आपके पास कॉल आता होगा कि मैं बैंक से मैनेजर बोल रहा हूँ या मैं पुलिस पदाधिकारी बोल रहा हूँ, आपके खाते में इतने पैसे का अवैध ट्रांजैक्शन की हम लोग को सूचना मिली है, तो आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, आपको अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा। तो जब उसको हम आराम से हिंदी में समझाते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज में जो जिससे वो समझ सके, तो उससे उसको समझ में आता है, इससे जागरूकता बढ़ती है। तो जागरूकता फैलाने के लिए एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है हिंदी भाषा। अगर आप, क्योंकि हमारा काम केवल अपराध के अन्वेषण करना नहीं है, उसको रोकना भी है, नियंत्रित करना भी है। और अपराध नियंत्रण में एक बहुत ही शक्तिशाली एक जो माध्यम है वो है जागरूकता। चाहे वो साइबर क्राइम के अगेंस्ट हो, चाहे वो ड्रग्स के अगेंस्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह के महिलाओं के अधिकार हो, चाहे वो एल्डरलीज के, हमारे बड़े बूढ़ों के अधिकार हो, या कोई भी जब अपराध नया रूप लेता है तो उसके बारे में जब आप लोगों को बताते हैं, तो जब वो स्वयं जागरूक रहेंगे तो उसको रोकना पुलिस के लिए आसान रहेगा, है ना। उस चीज़ के लिए हिंदी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे वो समझ पाते हैं। जब विधि व्यवस्था संधारण करनी होती है, अक्सर ऐसी चीज़ होती है कि कोई एक घटना हो गई, रोड पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, तो आप उस स्थिति में जाएंगे, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ, ज़्यादा अंग्रेजी बतियाएंगे वहाँ पर, तो ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता है। आप उनसे नॉर्मल बात कीजिए, उनको समझाइए हिंदी भाषा में, वो आपकी लैंग्वेज को कनेक्ट करेंगे। जब आप उनसे उनकी भाषा में बात करेंगे, उनको प्यार से समझाएंगे, उनकी मांगों को समझेंगे और अपना जो दृष्टिकोण है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है, उनको समझाएंगे तो वो मानेंगे। अक्सर हम लोगों ने देखा है ना कि कई बार धरना प्रदर्शन होता है तो एक डेलीगेशन, ऑफिशियल डेलीगेशन जाता है, या कोई पॉलिटिकल डेलीगेशन, कोई मंत्रियों का डेलीगेशन जाता है या जनप्रतिनिधि का डेलीगेशन जाता है, उनसे बात करता है। जब आप उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे तो आप उनकी परेशानी को समझ पाएंगे और उसका निराकरण कर पाएंगे। तो विधि व्यवस्था संधारण में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आपातकालीन परिस्थिति में तो मैं बोलूँगा ही कि आप जो भी हो, इंग्लिश इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट देन मेरा भी यही कहना है कि जब आप परेशानी में होते हैं तो आप सोचते किस लैंग्वेज में हैं? सबको बोलते ना कि अरे माँ याद आ गई, पिताजी याद आ गए, नानी याद आ गई। तो जब आप परेशान होते हैं या पैनिक में होते हैं या इमरजेंसी में होते हैं तो आप जिस लैंग्वेज में सोचते हैं उसी लैंग्वेज में अगर आप काम करेंगे तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तो इमरजेंसी सर्विसेज में भी ये हमको बहुत आराम देता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम लोग अक्सर जो अपराध से जो प्रभावित हमारे जो विक्टिम्स होते हैं, पीड़ित होते हैं, पीड़िताएँ होती हैं, वो अक्सर लोअर मिडिल क्लास से आते हैं या मिडिल क्लास से आते हैं, और उनको समझाने के लिए हिंदी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो मेरे हिसाब से अगर इन सारे जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, अगर इस पर विचार किया जाए तो हम लोगों के लिए एज पुलिस ऑफिसर, हम लोगों के काम के लिए तो हिंदी बहुत ज़रूरी है, और उसका जितना व्यापक प्रचार प्रसार होगा ताकि जनता उस चीज़ को समझ पाए, हमारे उद्देश्य को समझ पाए, हम जो भी प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं अगेंस्ट वेरियस क्राइम्स, अगर उसको समझ पाए तो हमारा काम तो आधा वहीं ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत आराम हो जाएगा। तो यही मेरा इसमें दृष्टिकोण है। बिल्कुल सर। आगे मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी सर से मैं सहमत हूँ। जैसा कि एक मरीज पहुँचता है किसी चिकित्सक के पास में और अपना मर्ज बताता है, और यदि डॉक्टर साहब उसको बढ़िया से समझ पाते हैं और उसको उसी ढंग से जवाब देते हैं तो उसकी आधी बीमारी तो वहीं दूर हो जाती है। इसी तरह से एक अधिवक्ता के साथ भी होता है कि यदि कोई अपना मुकदमा लेकर अधिवक्ता के पास पहुंचा और उसके साथ उसकी जो संप्रेषण का संवाद अगर ढंग से बन गया तो वो लगता है कि मुकदमा मेरे तरफ ही जाएगा। और ठीक इसी तरह से यदि कोई पुलिस प्रशासक के पास पहुंचता है तो पुलिस के साथ एक बात, आमजन थोड़ा सा पुलिस से कभी कभी डरता भी है। एक आम आदमी की धारणा है, वो गलत करे या ना करे पता नहीं, क्योंकि बचपन से डराया गया नहीं खाना खाओगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये सब बच्चों वाली जो बात है ये मन में कहीं बैठ जाते हैं। तो लेकिन अगर प्रशासकों के साथ भी अगर संवाद इतना आसानी से हो तो सचमुच लोग आमजन अपनी बातों को पुलिस प्रशासक को या प्रशासनिक सेवा में जो लोग भी हैं जिनसे उनका काम पड़ रहा है बहुत सहजता से अपनी बात को कर पाएंगे और उनको लगेगा कि मेरी आधी समस्या यहीं दूर है। ये बहुत ज़रूरी है, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए प्रशासकों और आमजन के बीच में। बिल्कुल, धन्यवाद पीयूष सर। सर, मेरा प्रश्न कर्नल आहूजा सर आपसे होगा। यह प्रश्न मैं विशेष रूप से इसलिए भी पूछना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पति भारतीय वायुसेना में सेवारत हैं, जिसमें मैं हिंदी की भूमिका को निकट से समझती हूँ। एक आम नागरिक के अनुशासित सैन्य वातावरण में ढलना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। आपका भारतीय सेना में आपके दीर्घ अनुभव के साथ साथ आप वर्तमान में एनसीसी के माध्यम से युवाओं के परीक्षण और नेतृत्व कर रहे हैं। एनसीसी जैसे संगठनों में जहां युवा वर्ग सीधे जुड़ा होता है, हिंदी किस प्रकार प्रेरणा, अनुशासन और राष्ट्रबोध का सशक्त माध्यम बनता है? ये सवाल आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूँगा। आप ये पूछना चाह रहे हैं मेरे से कि एनसीसी में हम हिंदी को कैसे युवाओं के साथ? जी सर, जैसे युवाएं आते हैं वहाँ पे बहुत सारे परीक्षण होती हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उस वक्त उस समय उनके साथ वार्तालाप करते के समय जब आपका प्रेरणा, अनुशासन और राष्ट्रबोध किस तरीके से प्रभावित आप कर सकते हैं? सबसे पहले तो एनसीसी जो नेशनल कैडेट कोर है उसमें जो प्रशिक्षण का माध्यम है वो हिंदी ही है, हिंदी में ही किया जाता है। और इसमें डिपेंड भी करता है कि आप किस प्रदेश की एनसीसी में हैं। तो अगर आप साउथ साइड में चले जाते हैं, केरला, तमिलनाडु या कुछ, तो वहाँ इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्योंकि जो हम एनसीसी में पोस्ट हुए हैं या प्रशिक्षण देने के लिए हमारे जो साथ प्रशिक्षक हैं वो हिंदी में ही प्रशिक्षण दे सकते हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्मी में भी जो ऑर्डर्स पास होते हैं, आपको लगता होगा कि सेना में लोग ना इंग्लिश का बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हम जब भी अपने
स्टाफ को नीचे प्रशिक्षकों को ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर सारे हिंदी में दिए जाते हैं। ये आज से नहीं है, ये पहले से ही है। तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मान लो साउथ से है, वो हिंदी कैसे समझेगा, प्रॉब्लम है। तो हमने रोमन हिंदी का, हम लोग अपने उसमें रोमन हिंदी का इस्तेमाल भी करते हैं कि इंग्लिश में हिंदी को लिखा हुआ है तो उसको पढ़ के लोग ऑर्डर पास करते हैं, समझते हैं। तो ये पहले से ही चलता आ रहा है। अब एनसीसी के ऊपर अगर हम आते हैं तो इस झारखंड स्टेट में तो हम पूरा का पूरा प्रशिक्षण हिंदी में ही देते हैं बच्चों को। तो वो जो आप चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो और हमें भी जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, तो बच्चे हमसे हिंदी में ही बात करते हैं। कुछ स्कूलों के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जो बीच बीच में इंग्लिश में बात करते हैं। अदरवाइज सारा प्रशिक्षण जो वो हिंदी में ही होता है। जो भी हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको वेपन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ड्रिल सिखा रहे हैं, तो इसके सारे आदेश जो है वो हिंदी में ही पास किए जाते हैं। किताबें भी जो हैं वो हिंदी में ही पब्लिश की जा रही है, मैक्सिमम बच्चे उसी का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सर। आपकी बातों में ये स्पष्ट होता है कि हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं बल्कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का एक प्रभावी माध्यम है। मेरा प्रश्न अब महोदय आपसे है, ई कोर्ट, ऑनलाइन रचनाएं और केस स्टेटस जैसी डिजिटल न्याय प्रणाली में हिंदी को आम लोगों के लिए अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने में वकीलों की भूमिका को आप किस रूप से देखती हैं? देखिए, जो आपने रचनाओं की बात की वो साहित्यिक विधा है और वकील जो है वो विधिक विधा का व्यक्ति है। तो साहित्यिक विधा एक अलग शाखा है हिंदी की और विधिक जो है वो एक अलग शाखा है। साहित्यिक में वकील का हस्तक्षेप हो भी नहीं सकता, उसकी वैधानिक भाषा है और उसकी साहित्यिक भाषा है। दो अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग तरीके से जाएंगी, पैरेलल नहीं जाएंगी। हाँ, भाषा जैसे जैसे विभाग बढ़ते हैं वैसे वैसे भाषाओं का वर्गीकरण अवश्य होता है। अब जैसा कि आप कह रही थी कि विधिक भाषा में, ऐसे आजकल क्या है कि ज़्यादातर आप देखते हैं बच्चे कॉन्वेंट से पढ़कर आते हैं। बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस में आप अगर सिम्बोसिस की बात करें तो वहाँ पर आपको जो है अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप माध्यम अपना अंग्रेज़ी रख रहे हैं तो बच्चे हिंदी से सरोकार कैसे रख पाएंगे। उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जब वो प्रैक्टिस करने के लिए, देखिए थ्योरी पढ़ना अलग बात है, आपको किताबें रटा दी गई, पढ़ा दी गई, आपने पढ़ ली, रट ली, लेकिन जब लॉ ग्रेजुएट होने के बाद हम कोर्ट में जाते हैं तो वो जो उसका मानदंड मापदंड है वो बिल्कुल किताबों से इतर होता है। किताब में क्या होता है कि एक आपको परफॉर्मेंस सेट करके दिया गया कि इसको आपको केस करना है, इसकी ड्राफ्टिंग ऐसे होगी, इसका आर्ग्यूमेंट ऐसे होगा, बस वो प्रोसीजर उसमें मेंशन होता है, काम आपको खुद करना है। तो उसके लिए दिक्कत यहाँ आती है कि ज़्यादातर जो मतलब निचले तबके से लोग आ रहे हैं केस लेकर, अपना समस्या लेकर जो अदालतों में आते हैं, तो वो और अधिकतर लोग वहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो दिक्कत तो आ रही है उसकी वजह से। और जो आपने साहित्यिक बात की तो वो विधिक, वकील उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो क्षेत्र ही अलग है। आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी से टेक्निकल टर्म्स अगर लॉ का पूछें वो कैसे बताएगा। साहित्यिक भाषा के लिए आपको साहित्यकार, प्रोफेसर, खासकर जो स्कूली शिक्षाएं हो रही हैं, आप हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, कॉन्वेंट स्कूल ज़्यादा है। परसों ही मैं किसी से बात कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा, वो हिंदी पर हमारी बात चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे अभी छोटे हैं। तो मैंने फिर भी पूछा, बड़े होंगे, 2 साल बाद बड़ा होगा आपका बच्चा, तो आप किस स्कूल में उसको दाखिल कराएंगे? तो मैं अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में कराएंगे। कॉन्वेंट स्कूल की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ वो हिंदी को सिरे से खारिज कर देते हैं, वो संस्कार ही नहीं बोते हिंदी के। तो जब हम हिंदी की तरफ उन्मुख नहीं होंगे तो हमें हिंदी का जो संस्कार है कैसे मिलेगा। सबसे बड़ा दायित्व अध्यापकों का होता है हिंदी को लेकर। आप स्कूल में कंपलसरी कर दीजिए ना आप लैंग्वेज को, कि हिंदी विषय जो है आपको पढ़ाना ही है, जैसा कि सर ने अभी कहा भी।
तो अगर इस तरह का जो शुरुआत से बच्चों में हिंदी के संस्कार बोए जाएंगे तो समस्या आएगी नहीं। और इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, साहित्यिक विधा अलग है, वैधानिक विधा अलग है। वकील साहित्यिक क्षेत्र में कुछ नहीं करता। वो अलग बात है कि मेरा प्रोफेशन जो है वकालत का है, मैं लिखती हूँ हिंदी में, मैथिली में। उसका एक कारण है कि मेरे परिवार में मेरी मातृभाषा मैथिली है, मैथिली में ही बात होती है। हमारे घर में हम हिंदी में बात भी नहीं करते। लेकिन जब हम घर से बाहर जाते हैं तो मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं जब भी सामाजिक तौर पर किसी से भी इंटरेक्ट करूं, वार्तालाप करूं। इवन जब मेरे पास कोई केस आता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने क्लाइंट से जो जितनी बातें मैं उससे हिंदी में ले सकती हूँ वो शायद अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन ना कर पाए। अच्छे वकील अटक जाते हैं अंग्रेज़ी में कोर्ट में अपनी बात बताने में। तो संप्रेषणीयता के लिए हिंदी से उत्तम लैंग्वेज इस देश के लिए तो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकती है। थैंक यू। धन्यवाद मैम जी। कानून की भाषा जब हिंदी बन जाए तो न्याय हर नागरिक तक सहज पहुंच जाएगा। निश्चय ही आपके सुझाव प्रशासनिक और रक्षा संस्थानों में हिंदी को क्रय भाषा के रूप में और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में मार्गदर्शक और प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। रचना मैम। महोदया, मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि कानून और विधि व्यवस्था की जो जटिलता है जिसे आम आदमी समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी एक अलग शब्दावली भी होती है जिसे एक पढ़ा लिखा आदमी भी जल्दी नहीं समझ पाता, क्योंकि लॉ की भाषा ही कुछ अलग है। इसलिए आपकी तरफ से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इसको किस तरह से सहज बनाया जाए कि हिंदी इसमें सहयोग कर सके आम आदमी तक इस भाषा को समझने में, ताकि वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ सके। देखिए, वैधानिक शब्दावली विधि के लिए बनाई गई और हर चीज़ हर व्यक्ति को समझाना सहज भी नहीं है, ये भी एक कारण है। जहाँ तक बात है संप्रेषणीयता की, तो जब भी कोई आम नागरिक जो है किसी भी XYZ कारण से अदालत की तरफ जाता है, न्याय व्यवस्था की तरफ जाता है, तो ये जो कर्तव्य होता है ये उसकी ओर से उसका पक्ष रखने वाले अधिवक्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो टेक्निकल टर्म्स में उससे बात ना करे। उसको टेक्निकल टर्म को जो है जितनी सहज भाषा में, संप्रेषणीय भाषा में क्लाइंट को समझाई जा सके वो समझाए। और ऐसी भाषा हमारे पास है। ये शायद आप इसलिए कह रही हैं कि या तो आपका पाला नहीं पड़ा, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट अगर हमारे से हिंदी में पूछता है तो हम टेक्निकल टर्म्स को भी उनसे उतनी ही सहज भाषा में बतलाते हैं और क्लाइंट समझते हैं इस बात को। तो ये थोड़ा आपका जो प्रश्न था जन सामान्य के लिए नहीं है। आप किसी एक्ट को पढ़ाने जाएंगे समुदाय को तो उसकी ज़रूरत नहीं है, पूरा एक्ट पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। और हिंदी में लॉ, जितने भी लॉ हैं हमारे देश में, पहले क्या था कि बेयर एक्ट इंग्लिश में था, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है सिर्फ 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में रखने की बात की गई थी, लेकिन हम आज भी उस अंग्रेजी को ढो रहे हैं। समस्या वहाँ से है। और हमारे पास जितने भी लॉ हैं उनका हिंदी रूपांतरण हमारे पास है, तो समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, ना समझाने में दिक्कत है ना समझने में दिक्कत है। बिल्कुल ही ग्राउंड से आदमी आएगा तो उसको थोड़ा समय लगेगा, किंतु वो समझ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत और मुश्किल नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे शब्दों में एडवोकेट मैडम ने समझाया। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, वैधानिक भाषा के रूप में हिंदी का जो इस्तेमाल है, अगर आप उसका इतिहास देखें तो हमारा जो संविधान है, जो हमारे जो कानून हैं, वो डिराइव है ब्रिटिश एम्पायर से। जैसे हमारे देश में कानून तो पहले भी था, मुगल काल में भी था, उससे पहले भी जो हमारे साम्राज्य रहा करते थे, जो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, उस टाइम पर भी एक कानून व्यवस्था होती थी, उस टाइम पर भी एक न्यायिक प्रणाली होती थी। पर जब यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर आया, जब अंग्रेज यहाँ पर आए, तो उन्होंने उस चीज़ को एकदम, जो उनके यहाँ चलता था, वेस्टमिंस्टर मॉडल समझ लीजिए, या जो यूके या इंग्लैंड में जो न्यायिक प्रणाली चलती थी, वो पूरा उन्होंने भारत पे थोप दिया, क्योंकि उनके लिए समझना वो
वो हमारे देश के अनुसार नहीं चलना चाहते थे, वो हमारे देश को अपने देश के जैसा बनाना चाहते थे, एटलीस्ट इन लॉ टर्म्स। तो इसीलिए वो चीज़ वहाँ से आई। उसके बाद जब हमको आज़ादी मिली तो हमारे अगर संविधान के बारे में वो कैसे बना, हमारे जो संविधान के निर्माणकर्ता जो थे, जो बड़े बड़े थे, वो भी अगर उनकी आप पढ़ाई देखेंगे, उनका पृष्ठभूमि देखेंगे, तो उन्होंने भी अपनी जो पढ़ाइयाँ हैं वो भारत या बाहर के कॉलेजों से पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की, क्योंकि भारत में उस टाइम लॉ की उतनी पढ़ाई होती नहीं थी। ये वो वाला लॉ है जो बाहर चल रहा है, पर भारत में उस तरीके से उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ है, और दैट वॉज एन एलियन टर्म टू इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1935 में आया, इंडिपेंडेंस एक्ट आया, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो धीरे धीरे वो एक कॉलोनियल हैंगओवर है, वो धीरे धीरे समाप्त होगा, इतनी आराम से समाप्त नहीं होगा। और अभी हम चलिए फिर भी हिंदी में अनुवाद करते रहे हैं सभी जितने भी हमारे कानून अधिनियम आते हैं, पर उसको आम जन तक पहुंचाना, वो धीरे धीरे उसके लिए एक टेम्परामेंटल एक जो सोच है ना, उसमें परिवर्तन लाना होगा। और ये परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। देखिए अगर आप इनकी एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो वहाँ पे अब हिंदी का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी बढ़ गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी हिंदी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। आप किसी भी आधिकारिक प्रोग्राम में भी जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी में बात होती है, जो आधिकारिक चिट्ठियाँ आती हैं वो हिंदी में आती हैं, अंग्रेजी में भी आती हैं और हिंदी में भी आती हैं। तो हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार बढ़ाया जा रहा है। जो ये हिंदी अभी तक हमारे देश में साहित्यिक भाषा के रूप में ही विख्यात है, एक वैधानिक भाषा के रूप में अभी उतनी प्रचलित नहीं हुई है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये कार्य शुरू होगा, अगर न्यायिक प्रणाली की भी बात की जाए तो हमारी जो लोअर जुडिशरी है, जो जिला स्तर पे काम कर रही है, हम लोग जो FIR दर्ज करते हैं, उसकी जो कांड दैनिकी लिखते हैं, झारखंड में, बिहार में वो हिंदी में लिख रहे हैं, यूपी में भी वो हिंदी में लिख रहे हैं। उस पर जो बहस हो रही है, जो बयान दर्ज होते हैं कोर्ट में विचारण के दौरान, वो भी हिंदी में हो रहा है। अब वकील हमसे हिंदी में सवाल पूछता है, हम हिंदी में अपना जवाब देते हैं, और जो बयान होता है वो भी हिंदी में आता है। बस कोर्ट का जजमेंट जो है वो इंग्लिश में आता है। तो धीरे धीरे अगर ये सब चीज़ें चेंज होएं, कोर्ट का जजमेंट धीरे धीरे हिंदी में आने लगे, फिर ये चीज़ आगे बढ़ के कि लॉ पॉइंट पर जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है, जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वो भी धीरे धीरे हिंदी में स्टार्ट होने लगे, तो समय बदलेगा, वो चेंज आएगा और हिंदी को एक वैधानिक भाषा के रूप में भी पहचान मिलेगी। लेकिन उसमें समय लगेगा, वो एक दिन में नहीं होगा। तो धीरे धीरे जब उस तरफ ध्यान दिया जाएगा तो वो ज़रूर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा महोदय आपने। और ये चिंतन मनन सत्र इसी सकारात्मक सोच के साथ अपनी समाप्ति की ओर है कि बहुत जल्द हमारे प्रयासों से जो भी दूरियां हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत जल्द सहज करेंगे, सही करेंगे और ठीक ठाक करेंगे, ताकि आम जन के लिए हिंदी जितनी सहज है और जिस संस्था से वो अपनी बात को कहते हैं, वो संवाद प्रशासन के साथ भी स्थापित कर सकेगी आने वाले समय में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया, हमारे बच्चे आपको सुने, बहुत सारी उनके मन में जिज्ञासाएँ थी, मुझे लगता है वो भी शांत हुई होंगी। मैं फिर से आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद, आभार, साधुवाद। हाँ, इधर एंकर। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन मनन का ये सत्र जो प्रशासनिक कार्यों में हिंदी की प्रासंगिकता और प्रभाव के ऊपर चर्चा का ये विषय, जहां बहुत ही सारगर्भित विषयों को बहुत ही अच्छी तरीके से सरल और सहज भाषा में हमारे तीनों आमंत्रित वक्ताओं ने रखा। एक बार मंच के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए श्रोताओं के तरफ से। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय चांसलर सर से कि वो मंच पर आएंगे और हमारे तीनों आमंत्रित अतिथियों को श्रीनाथ विश्वविद्यालय के तरफ से सम्मानित करेंगे। कुलाधिपति महोदय के हाथों सर्वप्रथम चिंतन मनन के इस सत्र में भाग ले रहे NCC नेशनल कैडेट कोर 37 बटालियन जमशेदपुर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विनय आहूजा साहब।
श्रीनाथ विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के बच्चों के द्वारा कर्नल विनय आहूजा साहब की ये जीवन तस्वीर स्केच बनाई गई। बहुत बहुत आभार कर्नल विनय आहूजा सर का। निवेदन होगा पुनः श्री पीयूष पांडे जी, आईपीएस एसएसपी पूर्वी सिंहभूम से, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पूरी जिम्मेदारी के साथ आज के युवा भारत को और युवा साहित्य को कैसे इन्होंने हिंदी की सार्वभौमिकता पर अपने विचार हमारे बीच रखे और सबों को लाभान्वित किया। तालियां आपकी तरफ से भी जोरदार हो सकती है। अपने व्यस्ततम समय से कुछ पल श्रीनाथ विश्वविद्यालय के इस मंच पर आपने निकाला, इसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। कुलाधिपति महोदय द्वारा आदरणीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, विश्वविद्यालय के बच्चों के द्वारा, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई ये स्केच जीवंत तस्वीर उन्हें समर्पित है। दिल्ली उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर और आज एक साहित्यिक और विदुषी के तौर पर आदरणीय सुश्री संस्कृति मिश्र जी हमारे बीच। जोरदार तालियों से उनका भी अभिवादन, अभिनंदन, धन्यवाद, आभार। विभिन्न कानूनी पहलुओं पर आपने अपने राय बहुत ही बेबाकी से रखा और हिंदी की प्रासंगिकता को इस मंच पर रखते हुए आप सभी युवा छात्रों का आपने मनोबल बढ़ाया। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के द्वारा आपकी भी एक जीवन तस्वीर, ये स्केच आपको समर्पित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हमारे तीनों आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ। शुक्रिया।